हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल सेशन में हम लोगों ने जीके के बारे में, जीके में इतिहास को पढ़ रहे थे, हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, अब उसी में कुछ आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कल भी मैंने रिपीट किया था, लेकिन कल थोड़ी लेट हुआ था, ठीक है। तो लेकिन आज पूरी संभावना रहेगी कि ऐसी गलती ना हो और लेट भी ना हो। आपको वीडियो 8 से 9 के बीच में मैंने बोला था, लेकिन ये उम्मीद लगा के चलिएगा और ये ध्यान दीजिएगा कि 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। 8 बजे आपको वीडियो मिलना निश्चित है, तय है, आपको याद रखेगा। हो सकता है कि अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत हो, इस वजह से लेट हो जाए, नहीं तो आपको पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि 8 बजे आपको वीडियो मिल जाए। तो आप पर डे अब शाम को जीके में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे भी पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ानी है। लेकिन आपको वीडियो 8 बजे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, आपको वीडियो अपलोड की हुई मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे मेरे पास सुविधा होती जाएगी, मैं ऑनलाइन खुद ही आ जाऊंगा, लाइव शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, ठीक है। तब तक सिर्फ सहयोग करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल। अभी 182 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखने की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ऊपर से भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं, ठीक है, मिलते रहिए इसी तरह से, आगे कारवां बढ़ाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में, ठीक है। सेशन में क्या है, जीके में हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में लास्ट में ख़त्म किए थे कुछ रचनाकार का जो बताकर बुक, उसी तरह से जैसे हमने अभी उससे पहले किसकी बात की थी, तो अष्टाध्यायी की बात की थी, ठीक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे उसके बारे में चर्चा की थी हमने, ठीक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे उसके बारे में चर्चा की थी हमने, ठीक है। उसके बाद यह क्या था, एक ग्रामर की, संस्कृत ग्रामर की, व्याकरण की बुक थी, ठीक है। इसमें लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अष्टाध्यायी को लिखने वाला कौन था, तो पाणिनि थे। इनके बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करने चल रहे हैं इसी में गार्गी संहिता की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं, तो गार्गी संहिता की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। गार्गी संहिता, ये इसे कौन लिखा था, इसे कौन लिखा था? पहली बात तो ये एक ज्योतिष पुस्तक है। यह एक कैसी पुस्तक है, यह कैसा ग्रंथ है, तो ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, ठीक है। इसमें इसको लिखने वाले कौन थे, तो कात्यायन थे। कौन थे? कात्यायन थे, ठीक है। और यह ज्योतिष ग्रंथ है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। ये ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें जो यवन यवन थे, उनके यवन आक्रमणकारी की चर्चा की गई है, ठीक है। यवन आक्रमणकारियों की चर्चा की गई है, ठीक है। आक्रमणकारियों की चर्चा की गई है, की गई है। आक्रमणकारी यवनों की चर्चा, यवन आक्रमणकारियों की चर्चा की गई है। किसमें की गई है, तो गार्गी संहिता में। किसने लिखा है, तो कात्यायनी। बस ये याद रखिए, ये थोड़ा एक बार याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए। लेकिन ये एकदम रटा होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए। अब हम देखते हैं, आपको दिखाने चल रहे हैं अगला। अगला क्या है, अगला है, आप देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला जो है पतंजलि के बारे में है। पतंजलि जो थे वो पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्या, फिर से सुनिएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये आगे मिलेगा, लेकिन पहले आप यहीं से, क्योंकि बुक का नाम याद करना बड़ा कठिन होता है, इस वजह से इसको अभी से थोड़ा सा बार बार दोहराते रहेंगे। आगे फिर मिलेगा एक बार और आगे इसकी चर्चा होगी। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अगर हम याद कर लेते हैं, आज ही याद करते हैं, तो जब आगे मिलेंगे तो हमें रिवाइज रहेगा, हमें याद रहेगा कि किसकी बात हो रही। तो पतंजलि की बात हो रही है। और ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में क्या थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। कौन था, तो पतंजलि थे। इन्होंने महाभाष्य के बारे में लिखा था। महाभाष्य इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना की थी। किसने रचना की थी, तो पतंजलि ने की थी। महाभाष्य की रचना की थी, कि महाभाष्य की रचना की थी, ठीक है।
महाभाष्य की क्या की थी, रचना की थी। इन्होंने महाभाष्य की क्या की थी, तो रचना की थी। कौन किया था, तो पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि ने किया था। जिसमें किसके आक्रमणकारी, तो शुंगों के जो आक्रमणकारी थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनके जो मतलब उनके जो आक्रमण करने का तरीका था, उनके जीवन की जो शैली थी, ठीक है, या उनके इतिहासों के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। किसमें बताया गया था, तो महाभाष्य में बताया गया था। शुंगों के जीवन शैली की व्याख्या की गई थी, की व्याख्या की गई थी, ठीक है, व्याख्या की गई थी, ठीक है। शुंगों के जीवन शैली की व्याख्या की गई थी, जीवन की व्याख्या की गई थी या जीवन शैली की व्याख्या की गई थी। वहाँ के समाज और संस्कृति की व्याख्या की गई थी। किसमें की गई थी, तो महाभाष्य में की गई थी। कौन किया था, पतंजलि किया था। पतंजलि कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुरोहित था। क्या था, पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुरोहित था। कौन था, तो पतंजलि था। कुछ हम अब यूनानी रोमन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत पूछे जाते हैं, खूब क्वेश्चन इनसे जम के आया, भर भर के क्वेश्चन आया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब जो रोमन, यूनानी रोमन जो थे, उनके जो क्या कहते हैं, जो प्रसिद्ध थे, जिन्होंने रचना की, कई ग्रंथों की रचना की, फिर क्या किया था, भारत आकर लिखे थे, उनके बारे में, भारत की जीवन शैली के बारे में बताया था, ठीक है, उसका वर्णन किया था। उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। इसी में आता है, पहला आता है यूनानी रोमन लेखक में आता है आपका, तो पहला कौन आता है, मेगास्थनीज आते हैं। कौन आते हैं, मेगास्थनीज, ठीक है। कौन आते हैं, मेगास्थनीज आते हैं। यह चंद्रगुप्त, ठीक है, मेगास्थनीज आते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये था कौन, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसने क्या लिखी थी, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत के बारे में लिखा था और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बारे में इसने क्या किया था, उसकी संस्कृति और समाज का वर्णन किया था। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मेगास्थनीज की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मेगास्थनीज, ठीक है। आइए चलते हैं, मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं, मेगास्थनीज क्या किए हैं, क्या क्या इनके में देखने को मिला है। तो यह सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर के दरबार, सेल्यूकस निकेटर का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब इस सेल्यूकस निकेटर के बारे में जब हम पढ़ने चलेंगे ना, मौर्य वंश पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में डिटेल पता चलेगा कि ये किसके अधीन था, यह किसके अधीन था, बहुत शक्तिशाली राजा के अधीन था, ठीक है। और उसने इसको क्या किया था, भारत में क्या किया था, यह जब क्या किया था, उसको मतलब कुछ राज्य देकर वापस लौट गए थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी, उनके बाद उनको अभी रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर लिया था, संधि कर लिया था। उस समय क्या क्या चीजें हुई थी, सब पता चलेगा। अभी हम मौर्य वंश में चलेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। यह सेल्यूकस निकेटर का क्या था भाई, राजदूत था, ठीक है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। यह चंद्रगुप्त 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 मौर्य के दरबार में रहा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने इसने उसने नहीं इसने इसने मौर्य 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 साम्राज्य के सामाजिक सामाजिक मौर्य साम्राज्य के सामाजिक एवं व सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों सांस्कृतिक
सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन किया। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए इसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी में आ जाता है डाइमेकस। ये बिंदुसार के समय में आया था। ठीक है, डाइमेकस जो था ये किस कब से आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। और ये किसका राजदूत था? ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, उसी तरह से डाइमेकस किसका राजदूत था? तो किसका राजदूत था भाई बताइए? ठीक है, बताइए भाई। आंतियोकस का क्या था? राजदूत था। ठीक है, डाइमेकस जो था आंतियोकस का राजदूत था। और यह भारत आया था तो उस समय कौन था? उस समय बिंदुसार बैठा हुआ था। ठीक है, ये कौन बैठा हुआ था? तो बिंदुसार के समय में क्या हुआ था? ये आया था। ठीक है, राजदरबार में आया था। और इसका भी विवरण क्या है? मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस ये किसके शासनकाल में आया था? यह पहले लिखो, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो यह कब आया था और किस राजा के समय में आया था और किस राजा के दरबार में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और बिंदुसार को एक और उपाधि दी गई है। ठीक है, और एक और उपाधि दी गई है, जरा याद करिएगा क्या उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही मतलब बिंदुसार के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एक उपाधि दी गई थी, उसके बारे में बताइएगा सोच कर। ठीक है, यह बिंदुसार के क्या हुआ था? शासन दरबार में आया था। यह जो आंतियोकस था उसका क्या था? ये राजदूत था। आंतियोकस जो था, ठीक है, आंतियोकस जो था वह इसका क्या था? आंतियोकस का ये क्या था? राजदूत था। आंतियोकस का ये राजदूत था। ठीक है, कौन राजदूत था? तो डाइमेकस जो था आंतियोकस का क्या था? राजदूत था। ठीक है, आंतियोकस का क्या था? राजदूत था। कौन था? तो डाइमेकस था। ठीक है, और यह जो आंतियोकस था यह सीरियन नरेश है। ये कौन सा नरेश था? तो सीरियन नरेश था। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था? राजदूत था। ठीक है, अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसने भी ठीक है मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। अब यहाँ से देखिए दो चीजें निकल कर आती हैं। एक तो मेगास्थनीज याद रखिए। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। डाइमेकस कब आया था? तो बिंदुसार के समय में आया था। लेकिन दोनों ने ही मौर्य साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो था राजदूत था वो अंतियोकस का राजदूत था जो सीरियन नरेश थे। उनका जो क्या था? ये राजदूत था। कौन? डाइमेकस। और उसके बाद क्या हो गया? मेगास्थनीज आपको बता दिए। अब हम अगले की तरफ चलेंगे, अगले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ चीनी लेखक के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है भाई उसी को हम उठा रहे हैं। आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आपको फालतू चीजों में परेशान करेंगे। आपके पास समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन जहाँ से संभावना बन रही है क्वेश्चन की वहाँ से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका कोई भी नुकसान न हो और आप कम समय में तैयार रहिए। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन में आएंगे भाई। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन हमें देखने को बार बार मिल रहे हैं, ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे भी। घबराइएगा नहीं, सब प्रमाण देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन दिखाएंगे, कराएंगे, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ
पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको जब एग्जाम आएगा उस समय आपको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चीनी लेखक पहला है फाहियान है। कौन है? फाहियान। ठीक है, अब फाहियान के बारे में अच्छा पहले समझते हैं। फाहियान ये मतलब जो ये चीनी यात्री जो थे ये बहुत ही उत्सुक थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। ठीक है, और ये जितने भी आए यहाँ से मैक्सिमम जो थे वो क्या किए थे, जो यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ के कल्चर थे, उनका वर्णन करते हुए चले गए। ठीक है, अपना अपने मतलब लेख में जो भी लिखना था उनको लिखकर अपना चले गए। ठीक है, तो उसी में आता है फाहियान। कौन आता है? फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो बने थे उसके शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी पक्ष थे, पहलू थे, उसका वर्णन किया था। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यह राज दरबार में आया था और इसने मध्य प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, पक्षों का क्या किया था? वर्णन किया था। कौन किया था? फाहियान किया था। यह लगभग कुल 14 वर्ष तक भारत में रहा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, यह अभी घबराइएगा नहीं, जब गुप्त वंश पढ़ेंगे ना उसमें इसका वर्णन डिटेल्स होगा, लेकिन अभी थोड़ा याद रखिए। यह गुप्त शासक शासक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। शासन काल में आया था शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसने कुल 14 वर्ष भारत में बिताए। वह एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की सामाजिक व सांस्कृतिक पक्षों का वर्णन किया। ठीक है, और याद रखिएगा उस समय भी इतना वो था कि इन लोगों ने कभी भी उस वर्ग को नहीं दिखाया जो यहाँ पर शोषित था, यहाँ पर परेशान लोग थे, जिनको कहते हैं कि जब ये मतलब इन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो हमारा समाज है जाति प्रथा में भी बटा हुआ है और यहाँ पर अनेक तरह की जो क्या कहते हैं जैसे सती प्रथा हो गई, ये सारी चीज़ें देखने को मिला और बाल विवाह जो था वो देखने को मिला, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ पर वर्णन नहीं किया। बस खाली आए और उसके बारे में देखे, जो राजाओं ने दिखाया, जो मतलब उनको चीज़ें अच्छी लगी वही देखकर लिख कर गए, लेकिन कभी भी कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन बहुत ही कम किया। कुछ ने किया, कुछ ने एकदम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने सीधे सीधे बता दें कि इसने कहा कि जो मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है वो बहुत ही समृद्ध ढांचा है। ठीक है, वो बहुत ही समृद्ध ढांचा है। तो भाई बताइए, जिनको एकदम निचली जाति में रखा गया था उनकी ढांचा भी समृद्ध थी? ऐसा कुछ इनको पता नहीं था। ठीक है, इन्होंने बस कहा ना कि इनको जो दिखा वो लिखे और चले गए। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने कभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। वही हाल ह्वेनसांग के साथ हुआ। ह्वेनसांग जो था वो भी भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक रहा। और कहाँ रहा? तो ये ह्वेनसांग जो था ये कहाँ रहा? बिहार के कौन से विश्वविद्यालय में रहा? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। कौन रहा? तो ह्वेनसांग रहा। ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और आया कब था? तो 629, ह्वेनसांग की बात कर रहे हैं, 629 में चीन से चला था और 630 में यहाँ पहुँच गया। 630 में पहुँच गया। तो जब 15 साल रहा, इसका मतलब क्या है? तो ये जब 15 साल रहा तो इसका मतलब ये है भाई, 630 यहाँ लिखिए भाई। ठीक है, ये हाँ ये हो गया, सॉरी ऐसे बनाते हैं। देखें,
यह चलना कब शुरू किया था? 629 में चीन से चलना शुरू किया, ठीक है। और एक वर्ष बाद 630 में ये कहाँ पहुँच गया? इंडिया पहुँच गया। इंडिया में यह लगभग 15 वर्ष रहा, 100 कह रहे हैं, 15 वर्ष रहा। इंडिया में कितने वर्ष रहा? तो 15 वर्ष रहा इंडिया में, ठीक है, 15 वर्ष रहा। भारत में रहा, और भारत में रहने के बाद फिर कहाँ लौट गया? तो 645 ईस्वी में कहाँ लौट गया? तो चीन से चला था, ठीक है। भारत पहुँचने में 1 साल का समय खाया, ठीक है। उसके बाद ये चीन फिर लौट गया। 15 साल तक कहाँ रहा? भारत में रहा। और भारत में सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अच्छा, इसने क्या किया? इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध धर्म से लिखे हुए ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म से लिखी हुई जो भी चीज़ें थी, उसको इसने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, ठीक है। और उसको अपने साथ ले गया, बौद्ध धर्म के साक्ष्य को ले गया, बौद्ध धर्म के बारे में लिख कर ले गया, सारी चीज़ें लिख कर ले गया, ठीक है। और यह पहली बार जो है भारत की यात्रा करते हुए, चीन से भारत की यात्रा किया, और यात्रा करते हुए कहाँ पहुँचा था? तो कपिसा पहुँचा था, भारत के कपिसा में पहुँचा था, ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा था, और 15 वर्ष तक ठहर कर क्या किया? रहा, और रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, ठीक है। और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है, कौन थे बताइए भाई? बहुत अच्छा नाम है उनका, और बहुत ही मतलब कि चर्चित क्वेश्चन है। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में था तो उस समय शीलभद्र, ठीक है, शीलभद्र जो थे वो क्या थे? कुलपति थे, ठीक है। आचार्य शीलभद्र जो थे वो क्या थे? कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? तो सचिव थे, अरे सॉरी कह रहे हैं, कुलपति थे। क्या थे? तो कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध धर्म के लिए ही जाना जाता है। बौद्ध धर्म का जितना भी अच्छे से अच्छा विवरण इसी में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? नालंदा विश्वविद्यालय में मिलता है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह भ्रमण करते समय ही, भारत में भ्रमण करते समय ही अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था, ठीक है, अपनी भ्रमण वृत्तांत यानी यात्रा वृत्तांत को लिखा था। इसकी जो भ्रमण वृत्तांत है या यात्रा वृत्तांत है, CU की है। क्या है? CU की है। किसकी बात कर रहे हैं? तो वेनसांग की बात कर रहे हैं। फायान हो गया भाई, वेनसांग की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले बना ही लेते हैं इसमें। ऐसे नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, छोटे छोटे तरीके से इसको याद करिए। बड़ा बड़ा आप नोट्स बना के क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही लिखिएगा, वैसे ही पढ़िएगा। उससे ज़्यादा आपको बहुत लिखना नहीं है, बोझ नहीं बनाना। और क्लास लंबी चलेगी, चलती रहने दीजिएगा, और आप पढ़िएगा बैठ कर ध्यान से, ठीक है। और याद रखिएगा, एक चीज़ कहते हैं लोगों का कि जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा कुछ कर लो, थोड़ा सा मतलब टहल लो, साथ में पढ़ते भी रहो, वो चीज़ मत करिएगा, ध्यान भटकता है। आपकी वीडियो 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, लेकिन बैठ के लगातार एक बार में पढ़िए। अगर नहीं हो पाता तो बीच में 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका फ्लो टूट जाएगा। और भाई देखिए, नौकरी पाने के लिए आपको बैठे बैठे 4-4 घंटा पढ़ना पड़ेगा एक साथ, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी पढ़ना है, अगर उसको एकदम मतलब कहते हैं अपने दिमाग में भरना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हेनजांग के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है, वेनसांग के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए भाई वेनसांग के बारे में जानते हैं। वेनसांग क्या होता है? वेनसांग कैसा व्यक्ति था, क्या किया था, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। कैसा होता क्या, चाइनीज़ कैसे होते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया हम लोगों को समय समय पर वायरस देते जाते हैं, बैक्टीरिया देते जाते हैं, ठीक है। तो यह ऐसा देश है जो जिसको मतलब हम लोगों को तो मतलब कह देना चाहिए कि राक्षस है ये लोग, ठीक है। जब ये लोग कॉकरोच खा सकते हैं, हम लोग सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये कॉकरोच खाते हैं, ठीक है। इनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ज़्यादा, ठीक है।
तो ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करना ही बेकार है, ठीक है। तो वेनसांग, देखिए समझिएगा, वेनसांग सब कुछ एकदम डिटेल से समझाएंगे, ये ऊपर हो जाएगा, हम जान रहे हैं। ऐसे करिए, इसको ऐसे नहीं बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है। अब चलिए एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए भाई, यह किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, एकदम इम्पॉर्टेंट, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, एकदम इम्पॉर्टेंट, यहीं से लिखेगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। यह चला कब था, तो 629 ईस्वी में चला था, 629 ईस्वी में चला था, और इसे एक साल लग गया, एक वर्ष लग गया, ठीक है, भारत आने में। देखिए ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आ रहा है, और कहाँ पहुँचा, तो 630 ईस्वी में कहाँ से चला था, तो चीन से, चीन से चला था, और पहुँचा कब, भारत पहुँचा, कब पहुँचा, तो 603 ईस्वी में, 630 ईस्वी में कहाँ पहुँचा, तो भारत पहुँचा, कहाँ पहुँचा, भारत पहुँचा। फिर यह 15 साल तक, 15 साल तक भारत में रहा, भारत में रहा, ठीक है, रहा, और उसके बाद चीन चला गया, चीन गया, कब गया था, सॉरी इसमें नहीं लिखना है, कब गया था, तो 645 ईस्वी में गया था, 645 ईस्वी में चीन गया था, चीन गया, चीन गया, ठीक है, चीन गया, ठीक है। ये देख लीजिए, 629 में चीन से चला था, एक वर्ष में यह भारत पहुंचा, 630 में 15 वर्ष तक रहा, और उसके बाद 645 में कहाँ पहुंच गया, चीन पहुंच गया, चीन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में शिक्षा ली, तथा वहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया, एकत्र किया, ठीक है, एकत्र किया। स्पेशली ये बौद्ध धर्म के बारे में ही जानना चाहता था, और वहाँ से क्या किया, बौद्ध धर्म को के जो भी चीज़ें थी उनको क्या किया, इकट्ठा किया, ठीक है, एकत्र करके ले जाने के लिए आया ही था, ठीक है। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, ठीक है, या यात्रा वृत्तांत है, भ्रमण वृत्तांत, ठीक है, ठीक है, भ्रमण वृत्तांत जो था, भ्रमण वृत्तांत जो था उसका नाम है सी यू की, सी यू की, ठीक है, ये याद रखिएगा, यही भी एक पुस्तक है, ठीक है, इसी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, क्या है, सी यू की नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रहेगा, सी यू की, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध रहा, ठीक है। ये भ्रमण वृत्तांत है, सी यू की, किसकी पुस्तक है, तो वेनसांग की है, ठीक है। कब आया था, तो 629 में चला था, 630 तक पहुंचा भारत में, 15 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। अच्छा, ये चीज़ हो गया। अभी एक चीज़ और बाकी है, अगर हम और देख लें, दिख रहा है कि नहीं, हाँ पर्याप्त है समय, पर्याप्त थोड़ा स्थान है, देखिए नालंदा के कुलपति पानी लग गया भाई, कुलपति, नालंदा के कुलपति सील, सॉरी, आचार्य, 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 ठीक है, आचार्य शीलभद्र, कौन था, तो आचार्य शीलभद्र, भद्र, नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र वेनसांग के शासन काल, वेनसांग के समय में, वेनसांग के
समय में थे। ठीक है, नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र वेनसांग के समय में थे। यानी हम इतना कहना चाहते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पेन गड़बड़ की वजह से, मार्कर की वजह से। आचार्य शीलभद्र जो थे वेनसांग के समय में, जब वेनसांग उस समय था, शिक्षा ले रहा था, उस समय आचार्य शीलभद्र कौन थे, तो वहाँ पर कुलपति थे। ये याद रखिएगा, जो शीलभद्र थे वो उस समय विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति थे। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा लिखने उखने की जरूरत है। मैंने कहा ना, आप लिखने पर कम, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाने में ज़्यादा दीजिए। लिखकर पोथी भर के कुछ नहीं होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपके यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, कॉपी किताब में न रहे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिए, और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर ऐसे समझने में नहीं आ रहा तो फिर भाई बेकार है ना फिर। तो ऐसे समझ कर पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और आप नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ जो अरबी लेखक थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अरबी लेखक हैं उनके बारे में भी क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, अरबी लेखक जितने भी हैं उनके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। चलिए, तो अरबी लेखकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला चर्चा हम करेंगे अलबरूनी के बारे में। देखिए, मेगस्थनीज हो गया, आपका वेनसांग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको करा दिया। अलबरूनी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, अलबरूनी था कौन, पहले इस चीज़ की बात किया जाए। यह आया कहाँ था और किसके साथ आया था, ठीक है, कहाँ से आया था, ये भी पढ़ना जरूरी है अलबरूनी के बारे में। ठीक है, अलबरूनी के बारे में ये सारी चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, तो जो महमूद गजनवी था, ठीक है, ये महमूद गजनवी के साथ यहाँ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था, यहाँ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, अलबरूनी ख्वारिज्म, ठीक है, अलबरूनी जो था ख्वारिज्म, जिसे खिज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिज भी कहा जाता है, ख्वारिज्म या खिज। ठीक है, और आज इस समय क्या है, वो तुर्कमेनिस्तान है। वो क्या है, इस समय तुर्कमेनिस्तान है। जो खिज है वो तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और उसी को ख्वारिज्म का रहने वाला क्या था, अरबी लेखक था। ठीक है, अरबी था। ठीक है, अरबी लेखक था। इसने किताब उल हिंद लिखा। क्या लिखा, किताब उल हिंद। पूछ लेगा कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो अलबरूनी ने की थी। किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। यह खारिज्म या खिज, ठीक है, खारिज्म या खिज, सॉरी खिज नहीं, खिजु खीम, ठीक है, ख्वारिज्म लिखिएगा। ठीक है, खीव का क्या था, आया था। इस समय उसको क्या कहा जाता है, आधुनिक नाम जो है वो क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और यह क्या था, अरबी में लिखी गई किताब। क्या क्या थी, अरबी में लिखी गई किताब जो थी, किताब उल हिंद जी थी, किताब उल हिंद थी। और यह किताब उल हिंद जो था, इसको हिंदी में जानेंगे तो भारत की खोज, क्या थी, भारत की खोज, याद रखिएगा, भारत की खोज। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ थी भारत की खोज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, तहकीक। भाई, खोज करने का मतलब तहकीक करना है, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज, यानी भारत की खोज। ठीक है, और यह किसके शासनकाल, किसके साथ आया था, तो यह महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने कौन सी की अरबी किताब की रचना की, तो किताब उल हिंद की रचना की। उसी को क्या कहा जाता है, तहकीक ए हिंद की बात की गई। ठीक है, और इसमें क्या था, विस्तृत ग्रंथ था भाई। हिंदुओं का पूजा पाठ कैसे करते हैं, मंदिरों का रचना कैसे हुई, सामाजिक ढांचा कैसा है, वहाँ पर लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, उनके मतलब आधुनिकता कितनी है, विज्ञान को किस तरह से मानते हैं, मूर्ति कला कैसी होती है, शिक्षा व्यवस्था भारत की कैसी है, शासन व्यवस्था भारत की कैसी है, सामाजिक व्यवस्था भारत की कैसी है, धार्मिक व्यवस्था कैसी है, इस सारी चीज़ों की क्या किया था इसने, मतलब प्रकाश डाला था। और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को उसमें लिखा था या प्रकाश डाला था। ठीक है, बस खाली सुंदरता ही दिखाई दी गई थी और कुछ दिखाई नहीं दिया था यहाँ की, कि क्या यहाँ की स्थिति है, परिस्थिति है। ठीक है, तो कौन था, तो अरबी लेखक अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलबरूनी, यह
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ क्या था, भारत आया था। ठीक है, यह कहाँ का रहने वाला था, तो ये अलबरूनी कहाँ का था, तो ख्वारिज्म या खीव, अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव, ठीक है, खीव का रहने वाला था। ठीक है, अब इस समूह से क्या कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। इसने तहकीक ए हिंद किसकी बात कर रहा है, तहकीक ए हिंद, और किसकी, या तहकीक ए हिंद पुस्तक। ठीक है, तहकीक ए हिंद हो गया, और पुस्तक उल क्या है भाई, सॉरी पुस्तक करें, किताब उल हिंद लिखा था, किताब उल हिंद लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद लिखा था या तहकीक ए हिंद लिखा था। हिंदी में इसे भारत की खोज कहते हैं, भारत की खोज। ठीक है, भारत की खोज। इसमें क्या वर्णन किया मैंने अभी बता दिया, सब कुछ बताया कि सामाजिक ताना बाना, ठीक है, धर्म किस तरह से लोग मानते थे, मूर्ति की पूजा किस तरह से, सारी चीजें इसमें जीवन शैली के बारे में लिखा। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। इसने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की रचना की। एक ही नाम है, इन दोनों बुक एक ही है। इसने रचना की, इसका अर्थ होता है जिसे हिंदी में इसे भारत की खोज कहते हैं। ठीक है, भारत की खोज कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आई बात। त्योहारों के बारे में बताना, रीति रिवाजों के बारे में बताना, सारे पर प्रकाश इसने डाला था, पूरा एकदम डिटेल से इसने बताया था। ठीक है भाई, समझ में आए बात, अलबरूनी का समझ में आ गया। अब चले आगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक अरबी क्या था, अरबी लेखक था। ठीक है, और अरबी यात्री भी था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अरबी इब्न बतूता को देख लेते हैं। इब्न बतूता क्या किए हैं भाई, क्या खेल दिखाए हैं। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में, चलिए भाई इब्न बतूता के बारे में समझते हैं। इब्न बतूता, बार बार मेरा मात्रा इधर क्यों हो जाता है भाई। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में सुनिए। इब्न बतूता जो था ये भी एक अरबी यात्री था। ठीक है, और इसकी जो यात्रा वृत्तांत यानी भ्रमण वृत्तांत थी उसका नाम रहेला था। क्या था, रहेला। ठीक है, क्या था, रहेला। ठीक है, यह एक अरबी यात्री तथा विद्वान था, अरबी विद्वान था। ठीक है, विद्वान था, क्यों है अभी बताते हैं। ठीक है, इसकी भ्रमण वृत्तांत रहेला है, जिसमें इसने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में रोचक जानकारियां, ठीक है, जो अद्भुत थी, जो मतलब किसी को पता नहीं था, उसको संग्रहित किया इसने। किसने किया, तो रहेला में संग्रहित किया भ्रमण वृत्तांत का मतलब ये समझिएगा कि जब इसने चलना शुरू किया था तो रास्ते में जो भी चीजें मिली, अच्छी चीजें, बुरी हुई चीजें, उनके बारे में लिखते हुए चला आया। और ये 1333 में, याद रखिएगा, 1333 में कहाँ पहुंचा, तो दिल्ली दरबार में पहुंचा। 1333 में दिल्ली दरबार में पहुंचा है। दिल्ली दरबार में पहुंचा। कब पहुंचा भाई, तो 1333 में। उस समय कौन शासक था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था।
मुहम्मद मुहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक 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 मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, शासक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था भाई, शासक था, ठीक है, तो यही था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था तो इसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसने क्या कर दिया, अपने दरबार का या अपने अपने साम्राज्य का काजी या इसी को कहा जाता है न्यायाधीश घोषित कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है। इन्हीं मूर्खों की वजह से देश गुलाम हुआ, ठीक है, ये अपनी वाहवाही के चक्कर में देश को ले उठे, ठीक है। जब ब्रिटिश के लोग आना शुरू हुए, ठीक है, ब्रिटिश शासन से राजदूत आना शुरू हुए, इन्हीं लोगों ने अपने दरबार में उनको शरण दी, उनको व्यापार करने का मौका दिया, ठीक है, और उसके बाद इनकी वो हालत करते हैं सब इन लोगों की कि इनकी ज़िंदगी पूरी क्या कर देते हैं, तहस नहस मचा देते हैं, ठीक है, और इन्हीं की देन है कि क्या हुआ, देश गुलाम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही इसमें याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो था अरबी यात्री था, अरबी विद्वान था, भ्रमण वृत्तांत जो रहेला था, 1333 में दिल्ली दरबार में पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने अपने साम्राज्य का काजी और न्यायाधीश घोषित कर दिया या न्यायाधीश घोषित कर दिया। कौन न्यायाधीश घोषित किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में हो गया भाई। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को बस खाली लर्न करके रखिएगा, इन सब चीज़ों पर खाली चर्चा करके रखिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे, तो चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये हो गया इब्न बतूता हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ों की और चर्चा करते हैं। चलिए, इब्न बतूता के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, इब्न बतूता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर है इब्न बतूता का, ठीक है, ऐसा कोई मैटर तो नहीं है भाई, अब तो याद हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं। अब देखिए हम धीरे धीरे किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अब सिंधु सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता को पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए भाई भारत शब्द जो है पहली बार किस अभिलेख में देखने को मिला। पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह, भारत में जो पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन थे, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये लिखवाएंगे नहीं, बस याद रखिएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो क्या थे, तो वो पुरातत्व शास्त्र के क्या थे, पितामह थे, ठीक है, भारत के पुरातत्व शास्त्र के पितामह थे। और भारतवर्ष शब्द पहली बार, ठीक है, किसमें देखने को मिला, तो जो हाथी गुम्फा थी, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको भारतवर्ष लिखा हुआ पहली बार मिला था, ठीक है, पहली बार भारतवर्ष नाम हाथी गुम्फा जो था, हाथी गुम्फा अभिलेख था, उसमें देखने को मिला था, ठीक है, उसमें देखने को मिला था, याद रखिएगा। सती प्रथा शब्द का प्रयोग पहली बार किस अभिलेख में देखने को मिला, तो एरण अभिलेख में सती प्रथा शब्द देखने को मिला था, एरण अभिलेख में सती प्रथा शब्द देखने को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, एरण अभिलेख में। और भीतरी स्तंभ लेख जो था, भीतरी स्तंभ लेख में हुड़ों के आक्रमण के बारे में बताया गया था, जो हुड़ थे वो उनके आक्रमण के बारे में बताया गया था। किसमें बताया गया था, तो किसकी बात कर रहे हैं, भीतरी स्तंभ लेख के प्राप्त हुआ था, तो उसी में हुड़ों का आक्रमण दिखाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी चर्चा आपके सामने है, ठीक है। अब जो प्राचीन सोने के सिक्के होते थे, जो प्राचीन सोने के सिक्के होते थे, उन्हें
आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो आहत कहा जाता था, आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन जो सिक्के थे उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। इस पर क्या होता था, मतलब चित्र बनाया गया था। ठीक है, कैसा बनाया गया था? चित्र बनाया गया, साहित्य कलाकर्षण का कहा गया भी है और चित्र बनाया गया था। ठीक है, सिक्कों पर लेख लिखने वाला जो काम शुरू किया था यवन के लोग ने शुरू किया था। ठीक है, यवन के जो शासक थे उन्होंने ही सिक्के पर लेख लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेख लिखना कौन शुरू किया था? तो यवन के जो शासक थे वो। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ, फिर से समझिएगा। जो पुरातत्व शास्त्र, भारत के पुरातत्व शास्त्र के पितामह अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतवर्ष पहली बार हाथी गुफा में अभिलेख में मिला। एरड़ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? उसमें सती प्रथा शब्द मिला था। ये कुरीतियों के बारे में इन्होंने कभी नहीं लिखा है। वेनसवांग और जो याद फाइयान, इन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की है। ठीक है, क्योंकि इन्हें वो दिखाया गया जो दिखता था, जो अच्छा था वो देख कर लिख कर चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो सिक्कों के लेख पर लेख लिखने का जो वर्णन किया गया या शुरुआत की गई वो किसके द्वारा? यवनों के द्वारा किया गया। जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको क्या कहा गया? तो आहत सिक्के कहा गया। ठीक है, ये सारी चर्चा आपने कर ली है। ठीक है, अब देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में देखिए पूछेगा कि आप प्राग ऐतिहासिक काल से क्या समझते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल से बस इतना ही समझते हैं कि इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं मिलने वाला है। आद्य ऐतिहासिक काल जो था इसमें लिखित तो था लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी भाषा में लिखा था जो पढ़ नहीं पाए। ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद आता इतिहास, ऐसा समय जिसमें मतलब जो भी चीज़ें लिखी थी वो समझ में आ रही थी, उसको हम पकड़ भी लिए थे, उसको हमने पढ़ना भी जान लिया था। तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक भी कहा जाता है। सॉरी, आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा है, उसके बाद इतिहास है। तो प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक में आपको लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में आपको लिखित मिलेगा, लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं। और इतिहास जो था ऐसा था जिसमें लेख लिखे भी गए थे और जो पढ़ने योग्य भी थे और उससे पढ़कर जानकारियां निकाली गई। ठीक है, उनको क्या की गई? जानकारियों को कलेक्ट किया गया। ठीक है, इसी तरह से आपका चला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, देखिए मैं आपको ये नहीं कि यहाँ पर पूरा प्रागैतिहासिक काल कैसे कई भागों में बटा, ये चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। कितनी बार ये सब चीज़ें करेंगे? ठीक है, वहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी आप सिर्फ एक बार जो बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो पूरा पाषाण काल, नव मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल था ये कितना, मतलब कितना पुराना है, कितना पुराना है? तो पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष से लेकर 12, ठीक है, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000, ठीक है, 12,000 वर्ष के पहले, 12,000 वर्ष, ठीक है, 12,000 वर्ष के पहले, ठीक है, पहले का जो इतिहास है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष के पहले का जो लेख है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। इसे भी बांटा गया है प्रारंभिक, इसे भी जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको भी बांटा गया, प्रारंभिक बांटा गया, आद्य बांटा गया, फिर उसके बाद नवीन बांटा गया। ठीक है, उसके बाद यह उत्तर पाषाण काल कहा गया। ठीक है, और जो मानव इतिहास की लगभग 99 कहानियां या 99 जो इतिहास है वो इसी से मिलता है। ठीक है, कहानियां इसी काल में मिलती है। मध्य पाषाण काल जो था यह पर्यावरण में होने वाले बदलाव को दिखाया। मध्य पाषाण काल में आपको पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला और इसका जो समय था वो 12,000 पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और इसी के बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से हो गई है। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल, ठीक है, मानव जीविका का आधार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हम लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और शिकार को करके भोजन भी प्राप्त करते थे, एक खेल की तरह यूज करते थे। ठीक है, खेल की तरह इसको देखा गया था पूरा पाषाण काल को। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई, आगे और इस पर चर्चा होगी, इस पर आगे और चर्चा होगी। ठीक है, इस पर और आगे चर्चा होगी। ठीक है, तो देखिए क्या चर्चा होगी? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ।
ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है, जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूँ फिर लिखवा भी दूंगा। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, तो आपका किसका हुआ आविष्कार हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आई बात। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा धातु यूज किया गया, तो तांबा यूज किया गया, ठीक है, क्या किया गया था, तांबा यूज किया गया था। मनुष्य द्वारा पहली उपजाऊ खेती किसकी थी, गेहूं की थी, लेकिन प्रचलन में सबसे ज्यादा क्या आया, चावल आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और सबसे पहले उपयोग करने वाला जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी बनाया गया था। और पालतू जानवर पहला कौन था, कुत्ता था, ठीक है, पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था, ठीक है, पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था, ठीक है। मेहरगढ़ में ही एक चीज देखने को मिली कि एक शव था, उसके साथ बकरी भी दफनाई गई थी। किसको दफनाया गया था, बकरी को भी दफनाया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे की तरफ अब बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आज 1 घंटा समय दे रहे हैं, धीरे धीरे अगर हमें जरूरत पड़ेगी 1.5 घंटा समय देंगे, लेकिन धीरे धीरे चलने दीजिए। अब हम इसको पढ़ने के बाद सिंधु सभ्यता को शुरू करेंगे, और सिंधु सभ्यता जो अभी बताएं वो कल लिखवाएंगे भी, उसके बाद सिंधु सभ्यता शुरू करेंगे, सिंधु सभ्यता को कल खत्म करके तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आ रहा है कि चीजें सही चल रही हैं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और याद रखिएगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही पता चलेगा कि कैसा पढ़ाई जा रहा है या क्या सही है, ठीक है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो प्लीज़ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो 8 बजे मिल जाएगी।